CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए है। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि पेपर 2 का जो मंडे यानी कि आज 14 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, करीब 2 महीने का के आसपास ये कोर्स चलेगा। तो इसलिए ये पेड प्रोग्राम होंगे। कुछ चीज़ें एवरी टाइम मैं कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो पब्लिक में आपको देता हूँ, लेकिन बाकी जो हैं जो पेड में होंगे वो उनके लिए। हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका टारगेट है, आप जितना भी अचीव कर पाते हो, टारगेट उससे ज़्यादा रखो। अब टारगेट उससे ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फुली 200 का टारगेट रखो और लाओ 50। नो, मान के चलो आप 80 मार्क्स लाने के एबल हो, तो आप 100 का टारगेट रखो। आप 100 लाने के लायक हो तो 120 का टारगेट रखो। जितना भी आप ला सकते हो अभी, उससे बेटर टारगेट रखो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। कोई टारगेट ऐसा ना रखो जिसको आप अचीव ना कर सको। 200 का 200 टारगेट ना रखो। ऐसा ना हो कि बस अगला बार हम 200 ले आएंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हमको मिलते हैं कि सर बस बस इस बार सर मिस्टेक हो गया है, अगला बार तो मैं फोड़ दूंगा, एकदम फोड़ दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक रियलिस्टिक गोल लो और उसके प्रति डेडिकेटेड रहो, उसके प्रति टाइम दो। किसी भी चीज में टाइम लगता है। हमारी समस्या क्या होती है, आप अपने आप से पूछना। ये मैं आपको नहीं कर रहा हूँ किसी इंडिविजुअल, ये मैं जनरलाइजेशन चीजों को कर रहा हूँ। हमारी समस्या ये होती है कि हम इंड रिजल्ट को देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रोसेस होता है हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। जैसे ही रिजल्ट आया तो जिनका होता है तो ठीक है, उनके उनको तो पता है कि हम किस प्रोसेस से, लेकिन दूसरे होते हैं बस सोचते रहते हैं ये अगला साल हमारा भी नाम आएगा, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप खुद से टाइम दो, मेंटर के साथ टाइम दो, लेकिन टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे टीचर के साथ जुड़ गए तो आपका वो टीचर करा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करना आपको है। कोई साथ में होते हैं, कोई जर्नी में होते हैं, तो हमें वो रास्ते थोड़े से आसान लगते हैं। कभी हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ डाउन फील कर रहे हैं, तो वो जो टीचर मेंटर हैं आपको सपोर्ट करते हैं। कपल ऑफ ईयर्स में देखो तो जो आपके टारगेट होने चाहिए पेपर 2 के 100, यदि हम मान करके चलें कि पेपर का जो लेवल है वो नॉर्मल मोर और लेस रहे तो 100 आपको रखना है। 100 प्लस जो आ जाए अच्छा है। अब 100 प्लस का ये मतलब नहीं है कि 80 आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 80 आने पर भी सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर पेपर 1 पर आपका बहुत प्रेशर होगा, इंटरव्यू में आपका बहुत प्रेशर होगा। तो यदि आप अभी से टारगेट रखते हो, जिनका भी इंग्लिश खराब है कोई टेंशन नहीं है यार, इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आज मैं जब लाइफ को देखता हूँ, जब मैं एग्जाम्स को देखता हूँ, जब मैं इंग्लिश वाले कंपोनेंट को देखता हूँ, तो हिंदी लिखना भी इतना आसान नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज को बोलना एक लेमन टर्म में आसान होता है, लेकिन जब किसी को ग्रामेटिकल रूप से लिखने लगते हो, किसी एग्जाम को प्रॉपर तरीका से लिखने लगते हो, तो हर वो चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हार्डवर्क करते चलते हो, जैसे जैसे आप मेहनत करते चलते हो, चीजें आसान लगने लगती है। आप सिंपल सोचो, रनिंग। आज रैंडम अभी जो रनिंग नहीं कर रहे थे, उनको 800 मीटर भी रनिंग करने के लिए बोलेगा तो ये एक चुनौती होगी। लेकिन अदरवाइज जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हो तो 800 मीटर आपको टाइम में विद इन टाइम करना। जैसे मेल हैं तो 3 मिनट 45 सेकेंड, फीमेल है तो 4 मिनट 45 सेकेंड। तो ये बहुत आसान लगने लगता है। वैसे ही यहाँ है, जिनको भी इंग्लिश डिफिकल्ट लगता है वो धीरे धीरे करके, तो ये इसमें से मैं दोनों के लिए इंग्लिश और हिंदी जो भी हैं, जो कोर्स के जो डिटेल्ड हैं ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हो उस वीडियो में। और जिनको जो भी इशू होगा वो मैं मैसेज। इस कोर्स में हम ऑलरेडी बताया कि मैं पूरा आपको सिलेबस जो भी है तो बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करूंगा। बेसिक ग्रामर के चीजें, कुछ न्यूज़पेपर जिनको इशूज है कि न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसको हम डिस्कस करेंगे। और तो बेसिक ग्रामर आपका हो गया। सबसे पहले ग्रामर, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को तो आपको ग्रामर ज्यादा जरूरी होता है, और इंग्लिश वाले हो तो उनको भी जरूरत होता है, लेकिन हिंदी वाले को थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है प्रॉपर तरीका से करने के लिए। फिर आपका न्यूज़पेपर हो गया, फिर प्रीवियस ईयर पेपर के हम कुछ डिस्कशन करेंगे। फिर आपके जो ऐसे हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट जो है वो डिस्कशन करेंगे। आर्गुमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रेस राइटिंग है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ये सारे कंपोनेंट्स को हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, क्या आया है और आगे आपको किस ढंग से वर्क करना है। प्लस कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ थॉट, कुछ एरियाज आपको देंगे। कुछ होमवर्क रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे, उस होमवर्क को करोगे, फिर मैं उसमें फीडबैक दूंगा। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जिनको भी इंटरेस्टेड होगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ऑब्वियसली है एवरीवन इज हैविंग इट्स ऑन चॉइस। ठीक है। तो जो सिलेबस
ये एन नंबर ऑफ टाइम्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्टिल आई एम डिस्कसिंग कि जो सिलेबस आपका है तो क्या होता है, जनरल स्टडीज आपका है एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। वो क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी, ये एक्चुअली सिलेबस यूपीएससी का यदि देखो तो उसमें वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए रहते हैं कि पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में है कि ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स के टोटली जो आपके हिंदी और इंग्लिश में आपको सिर्फ ऐसे जो है उसमें आपके पास विकल्प होता है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो है 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे में, और 6 में से आपको 4 पे लिखना है। एवरी ऐसे के लिए आपको 3 पेजेस दिए जाते हैं और वो आपके बनाए हुए रहते हैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, कि आपको उन्हीं 3 पेजेस में उस टॉपिक पे लिखना है। तो 3 पेजेस 300 वर्ड्स मोर और लेस, प्लस माइनस 10 आप कर सकते हो, 10%। मान के चलो कि 300 है तो 330 से लेकर के मीन्स 330, या मैक्सिमम कर सकते हो 350, और लोएस्ट में जाओ तो 300 270, या फिर कर सकते हो 250 से 350 वर्ड्स के आसपास में आप लिख सकते हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखो कि कोशिश करो कि 10 20 30 40 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कम नहीं। ये कैसे आएगा, एक तो आपके पास थॉट होना चाहिए, दूसरा आप प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका हैबिट ये होता है कि बहुत छोटे छोटे फॉन्ट लिखते हैं, तो उनके वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं 3 पेजेस भरोगे तो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके फॉन्ट साइज बहुत बड़े होते हैं, तो 300 वर्ड्स नहीं हो पाते हैं। तो इस कोर्स के ड्यूरेशन में वो हर चीज, जहां जिनका इश्यूज होगा, जहां जिनका प्रॉब्लम होगा, वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेरा कभी भी जो भी गाइडेंस प्रोग्राम चलता है तो मैं कोशिश करता हूँ पर्सनल रूप से स्टूडेंट्स को गाइड करूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखो, जो अब लेटेस्ट टेक मैं ये यदि लेक्चर ये पब्लिक में अपलोड कर रहा हूँ तो कौन देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। आप स्वतंत्र हो, फ्री हो, तो बहुत सारे हर चीज के फ्री में आपको सारी चीज उपलब्ध होती है। लेकिन कोई भी टीचर और मेंटर फ्री में आपको प्रॉपर पर्सनल रूप से गाइडेंस नहीं कर सकते हैं। और वो यदि कर सकते हैं जिनसे आपका एकदम प्रॉपर रैपो बना हुआ है उस ढंग से, लेकिन कोई भी टीचर अनलिमिटेड, मैं ही ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि मैं हर कुछ जानता हूँ। नो, आई एम माई सेल्फ लर्निंग। और मैं खुद, जस्ट इमेजिन करो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सोचता हूँ कि यस कभी उनसे टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगा। और आज मैं कुछ ऐसे पर्सन हैं, मैं 1 आवर का 2000 3000 भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, जिनसे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो 3000 5000 पर आवर में भी वो बात नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसा आप हमेशा देखो, जो जिस लेवल में है वो आप अपने से बेटर चाहता है। मैं खुद चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, तो उसी ढंग से चीजें हम जस्ट इमेजिन करो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड के कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने पब्लिक में लेक्चर डाला, उनके कन्वर्सेशन है, उनके इंटरव्यूज हैं, या अदर लेक्चर्स पे टॉपिक, वो कोई भी देख सकता है। उन्हें भी नहीं पता है कि कौन मेरा देख रहा है, तो वैसे सेम मेरा कौन देख रहे हैं पता नहीं। लेकिन यदि मैं किसी से बात करना चाहूँ तो उनसे नहीं मैं कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ तो ठीक है, उनको यदि हमने मेल किया वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे सेम सिचुएशन, मैं आपको क्वेश्चन क्यूरी कुछ डाउट होता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तो कोई नहीं दे सकता है। दैट्स आपको रियलाइज करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इस ढंग से है कि आप जब जुड़ते हो तो आपको पर्सनल रूप से टाइम दिया जाता है। तो ये जो सिर्फ पार्ट ए है, उसमें आपके जो ऐसे होंगे 4 ऐसे, 6 में से 4 आपको चूज करना है और उस पर लिखना है। 20 मार्क्स ईच इंटू 4, 80 मार्क्स। तो इसमें आपके पास लैंग्वेज की चॉइस है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखा जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल ये जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है, वैसा यदि देखो तो उस ढंग से डायरेक्ट वैसे नहीं आता है, लेकिन वो इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब है इससे रिलेटेड हो सकते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये एनालिटिकल एबिलिटी विद टाइम पासिस काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब इसमें से यदि देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस के भी संबंध में आ रहे हैं, या फिर और जो डायमेंशंस हैं उसको किया जा रहा है। तो एनालिटिकल एबिलिटीज में बहुत फार स्टेप वाइड स्कोप है। अब पार्ट बी है, तो ये पार्ट ए में एक तरह से ये आंसर क्वेश्चन पेपर में आपको पार्ट ए और पार्ट बी नहीं ली गई, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवीजन किया गया है। अब पार्ट बी में क्या है, ओनली इंग्लिश में आपको लिखने हैं। तो एक इसमें कंप्रिहेंशन है,
प्रेसी राइटिंग है और अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स है टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। यानी इसमें आपके पास लैंग्वेज की चॉइस थी, लेकिन यहाँ आपके पास लैंग्वेज की चॉइस नहीं है, ओनली इंग्लिश में करना है। द टॉपिक्स आर कंप्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स यानी आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। जब ये चीज़ बोलते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास विकल्प होता है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि चीज़ों को थोड़े चेंज कर सकते हैं। लेकिन कपल ऑफ ईयर्स से देखा जाए तो चीज़ें पैटर्न चेंज नहीं हुई है। क्वेश्चन ऑब्वियसली है एवरी टाइम थोड़ा-थोड़ा सरप्राइज़ वो देते रहते हैं। यूपीएससी का मतलब ही है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। वो एकदम ट्रेडिशनल जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो नॉर्मल इंडियन इंस्टीट्यूशंस में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन कॉलेजेस में होते हैं, उस ढंग से आपके नहीं होंगे। लेकिन आपको जो थोड़े-थोड़े टॉपिक्स जो हैं डाइवर्सिटी उसके उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो चेंज होते रहते हैं। और विद टाइम पासेस देखोगे कि हर एग्ज़ाम में थोड़े-थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इस बार का जैसे 24 का इसके आगे हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, उसमें से जो 5 ईयर्स के और वो उसको मैं जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं, ये इसको मैं आपको सेंड कर दूँगा, इसको मैं आपको दे दूँगा, उसको आप देखोगे। अब इसमें से जो ग्रामर का सिलेबस है, ये ग्रामर के तो ग्रामर में एक्चुअली टेंस जैसा ये स्पेसिफिक नहीं है कि ग्रामर के आपको सिलेबस वो प्रिस्क्राइब किया। ये हमने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जो हमने पेपर एनालाइज़ किए हैं, उसमें से है कि इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, इनको आपको पढ़ना है और इनको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पहला है टेंस, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है? पार्ट ऑफ अ स्पीच, तो ये आपके टोटल 8 हैं। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रीपोज़िशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है, कंजंक्शन है। ये एक्चुअली देखा जाए तो 8 के 8 तो आपको इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट 5 है इसमें। अब 8 में से यदि 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उस तीनों को भी कर ही लोगे ना। फिर सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। अब देखो सबसे पहले इनको पढ़ोगे, टेंस पढ़ने के बाद इनको पढ़ना है, इनके पढ़ने के तभी हम वर्ब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन अभी देखो जब पर्सन एक लर्निंग फेज में होते हैं, तो सबसे ज़रूरी है आपके सेंटेंस के करेक्शन पर ध्यान देना है आपको। किसी भी चीज़ को जब आप लर्न करते हो तो उसके करेक्शन पे, उसके बाद उसपे स्पीड पे और कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हो। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आपको बनाने की कोशिश करना है, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। नो डाउट विद टाइम पासेस आप जब छोटे सेंटेंसेस को हैंडल करने के लायक हो जाओगे, तो फिर आपको बड़े सेंटेंसेस की ओर ध्यान देना है। शुरू में आपको कोशिश ये करना है कि हमें छोटे सेंटेंसेस पर फोकस करें, छोटे स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस पे कमांड हो ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिनिमम हो। द लार्जेस्ट सेंटेंस मोर चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। इनफैक्ट जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के, वो भी जब बड़े सेंटेंस हिंदी में भी लिखने लगते हैं, तो वो गलती कर जाते हैं। छोटे सेंटेंस वो कहते हैं ना कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो जितना आप छोटा रखोगे, उसमें से चांसेस गलती होने के कम चांसेस होंगे। किसी भी गेम में खेलते हो तो बड़ा जब होता रहता है चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी आप स्नेक वाले पहले जब मोबाइल बेसिक फीचर फ़ोन मैक्सिमम लोग यूज़ करते थे, तो उसमें से एक स्नेक वाला गेम होता था। तो जैसे-जैसे स्नेक बड़ा होता जा रहा है, आपको उसको मूवमेंट कराना वो कॉम्प्लेक्सिटी होता जाता था। तो वैसे ही चीज़ों को स्मॉल रखोगे तो सिंपल होगा। जितना भी आप देखो दुनिया में छोटे सबसे पहले घर जो बनते थे, लकड़ी के, फूस के, आज भी बहुत सारे एरिया में बनते हैं। तो वो क्या होता है, आसान होता है। बहुत एरिया में फ्लड रेगुलर रूप से आ रहा है, तो वो यदि ठीक है बाढ़ में बह भी गया तो फिर से नया तैयार कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप स्काई स्क्रैपर बनाने लगते हो, जैसे ही बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगते हो, जैसे ही ऊँची बिल्डिंगें बनाने लगते हो, आपको अधिक प्लान की ज़रूरत होती है। आपको उसको इंजीनियरिंग उसका अच्छा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, नीचे प्लिंथ उसका अच्छा होना चाहिए। तो जितना भी आप बड़ा चलते-चलते हो, उसके लिए मोर ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़रूरत होती है, मोर ऑर्गेनाइज़्ड वे में चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको सेंटेंस को स्मॉल में करना है और ये धीरे-धीरे चीज़ों को मैं समझाऊँगा और जहाँ तक हो सकता है मैं जो भी पेड प्रोग्राम में होंगे उनको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये जानना ज़रूरी होता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सेंटेंस के डायरेक्ट ये एग्रीमेंट पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डायरेक्ट कभी-कभी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो अफर्मेटिव से नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा। देखो अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड को ये हम असर्टिव कहते हैं, तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव और वाइस वर्सा मीन्स इंट्रोगेटिव से आपको असर्टिव करना है। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ठीक है।
फिर देखो, अब ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की एक्चुअली मेजोरिटी जो है आपका जो ग्रामर का पार्ट होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है मैक्सिमम। तो एक आपको फिर आपको डिग्री है, तो डिग्री में एक्चुअली 6 कॉम्बिनेशन, एक तरह से पॉजिटिव से कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, और जो ये तीनों डिग्री को पढ़ना है। अब इसको पॉजिटिव को कंपेरेटिव और पॉजिटिव को सुपरलेटिव, फिर कंपेरेटिव को सुपरलेटिव और कंपेरेटिव को पॉजिटिव, फिर आपका सुपरलेटिव को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को पॉजिटिव। तो ये एक तरह से 6 फॉर्म हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि टोटल आपका 6 हो गया। तो 3 आप जानोगे तो 3 ऑटोमेटिकली आपको एक तरह से रिवर्स उसका करना है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको है सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये एक एक्चुअली देखा जाए तो ग्रामर का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है, लेकिन मैं सारी चीजों को जहां तक हो सकता है उसको सारे को जो मैं यहाँ सिलेबस बता रहा हूँ सबको मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक तरह से आपका कंफर्मेशन के लिए लिया जाता है। उसमें भी थोड़े से बहुत सारे जो ग्रामर वाले हैं उसमें कुछ कुछ स्पेशल रूल होते हैं। अब इसमें से भी देखोगे कि कभी कभी सेंटेंसेस बड़े दे देते हैं, कभी छोटे सेंटेंसेस होते हैं। तो एक बार जब बेसिक प्रिंसिपल आप जान गए, एक बार आप रूल जान गए, तो आप लार्जर सेंटेंसेस को हैंडल करने में एबल हो गए। फिर रिमूव टू, आपको TOO2 को हटाना है उसमें। फिर वॉइस है, तो ये सारे एक तरह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन ये हैं। तो वॉइस एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव, ठीक है। नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। आर्टिकल ए एंड दी, इम्फेटिक सेंटेंसेस, सिंगुलर टू प्लूरल। ये आज के डेट में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एक टाइम था ये आता था, बट फिर भी आप जानोगे वर्ड पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नेवर नो, कल के डेट में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कपल ऑफ ईयर से ये नहीं पूछा गया। पहले पूछा जाता था। होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक तरह से इनको करना है। फ्रेजेस एंड मीनिंग, प्रोवर्ब, इससे आपको पूछा जा रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन और कंबाइनिंग सेंटेंसेस, ये एक तरह से 17 चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसके सारे के सारे चीजें जहां तक हो सकता है मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जैसे अब फ्रेजेस, मीनिंग, होमोनिम, सिनोनिम, ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस है कि उतना हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ फ्यू हम करेंगे, बाकी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, दैट्स द थिंग। तो ये आपका है। अब इसमें से बुक का, बुक जो है बुक लिस्ट, दो में से कोई एक ले सकते हो। रे एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, और डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। अब जैसे और बाकी किसी को लगता है कि यस हमको माइकल स्वान लेना है, नेथफील्ड लेना है, या किसी को लगता है किसी स्तर का लेना है, इस मैम का, जिसको जो लेना है आप ले सकते हो। सबके अपनी अपनी फ्रीडम है। मैं यहाँ किसी बुक का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक, अब ये मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं यही चीज आपको बार बार कहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट होने चाहिए, और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसके आधार पे आप ये देखो, यस मैं इन क्वेश्चंस को करने के लायक हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा किसी भी ऑथर से और या किसी भी पब्लिकेशन से कोई वो कॉम्पैक्ट ये नहीं है, कम्बिनेशन नहीं है, और न मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कभी कभी जैसे होता है ना, जब आप ऐसे लार्जर स्केल के क्लासेस प्रोवाइड करते हो तो कभी कभी होता है कि जो पब्लिशर्स होते हैं वो आपको बुक फ्री में देते हैं। हम लोग जब प्रयागराज में शुरू में कोचिंग एज फिजिकल क्लासेस चलाते थे तो बहुत बार देखते थे कि बुक्स वगैरह कुछ कुछ देने आते थे, और ये एवरी टाइम होता है। जितनी बड़े आपकी ब्रांड होती है उतने आपको पब्लिशर्स आपको अप्रोच करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि किसी के पास मिलियन सब्सक्राइबर है, ऐसे टीचर हैं, बहुत ऐसे ग्रुप हैं इन द सेंस कोचिंग या पर्सनल टीचर भी हैं जिनके मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, किसी के पास लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो उनको बुक्स वगैरह बहुत सारे आते हैं कि सर ये रेफर कर दीजिए। जैसे आप MR देखते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर को ये बोलते हैं, तो ये चलते रहता है। लेकिन हमारा किसी से ये नहीं, जो बुक आपको लगता है वो करो, ठीक है। तो ये आपके बुक्स हो गए, ग्रामर के सिलेबस हो गए, और बाकी आप जो सिलेबस के अदर पार्ट्स आप जानते ही हो कि जो आपके 4 ऐसे लिखना है, और ऐसे में भी हम डिफरेंट टाइप्स के ऐसे को डिस्कस करेंगे, किस ढंग से लिखना है वो सारी चीज भी डिस्कस करेंगे। फिर आपके आर्गूमेंट आते हैं, तो वो आर्गूमेंट में भी आपके जो करेंट से ही रिलेटेड करके टॉपिक आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इन क्वेश्चंस को देखो, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आप में से कुछ ने एग्जाम भी दिया हुआ है, और इनको आपको देखना है। ये PDF जिनको जरूरत होगा वो मैं दे दूंगा। इसमें से आपको 24 से 2020 तक यानी कि 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर 2 इसमें से हैं, तो आप उनको देख सकते हो। तो डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें अवसर और चुनौतियां क्या क्या है उसके संबंध में। टेक्नोलॉजी में हम बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड तभी जा सकते हैं जबकि सारा चीज खत्म हो जाए। अब मान के चलो ना कि दुनिया में अभी न्यूक्लियर
जो वॉर का खतरा बढ़ा हुआ है, बहुत सारे कंट्री जो हैं विद टाइम पासेस न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री होते जा रहे हैं। अब कल के डेट में दुनिया जो है और बहुत सारे हैं कंट्री जिसमें रोग स्टेट्स हैं, वो धीरे-धीरे बहुत सारे वो भी वेपन्स एक्वायर करते जा रहे हैं या प्रोसेस में हैं। और इनफैक्ट अमेरिका और यूएस, ये रसिया और अमेरिका, यूएसए एंड रसिया, ये हैं म्यूचुअल एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एमएडी, है कि भाई ठीक है, हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन आपको भी बर्बाद कर देंगे। अभी आपने 23 में ओपेनहाइमर मूवी आया, अभी मैं रिसेंटली उस मूवी को देखा। ऑब्वियसली उस मूवी को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना है प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। तो दुनिया में जब चीज़ें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो वही एक है ऑप्शन कि दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ लोग बचें, फिर से हम जीरो से स्टार्ट करें। लेकिन वैसे जो टेक्नोलॉजी एक बार आगे बढ़ रही है तो वो पीछे नहीं मुड़ेगी। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है, गोन आर द डेज की जब हम कैश हमेशा लेकर के चलते। आज की डेट में बहुत ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे अर्बन एरिया में मैक्सिमम चीज़ें, अब तो बहुत जगह मैंने अपने गाँव में भी देखा, अभी कुछ 1-2 ऐसे दुकान थे गाँव में भी जो डिजिटल पेमेंट लेने लगे हैं। लेकिन अभी भी गाँव में है, ठीक है, मैक्सिमम कैश चलता है, या अर्बन में भी कैश, ऐसा नहीं है कि टोटल हो गया है आपका डिजिटल ही, लेकिन फिर भी डिजिटल बहुत आसान है। इनफैक्ट देखो आज की डेट में मोबाइल आप लेकर के चल रहे हो तो मैक्सिमम जगह चीज़ें पे कर सकते हो। इवन बहुत जगह में आप बस के किराया भी आप यूपीआई से पे कर सकते हो, मेट्रो के कार्ड रिचार्ज कर सकते हो, टिकट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी है, दुकान में कुछ खरीदना है। अब बहुत बार क्या होता है, 73 रुपए पे करना है। अब आपके पास एग्ज़ैक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें 73 है तो 73 आप एग्ज़ैक्ट पे करोगे, 89 है तो 89 पे करोगे। बहुत सारी सुविधाएँ हुई है। लेकिन कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड है, कि जो तकनीक है वो दोधारी तलवार है। यदि वो फ़ायदा कर रही है, तो वो नुकसान भी कर सकती है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लो, बिजली ने आपकी लाइफ़ को बहुत आसान कर दिया है। जो बिजली है, आपके जीवन को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन उसने चैलेंजेज़ भी क्रिएट किया है। आप बिजली के नंगे तार को छुओ, तो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा और जान भी जा सकती है। वैसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, साइबर क्राइम्स बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे डेली बेसिस पे आप किसी भी दिन न्यूज़ खोलो, अलग-अलग तरीके से जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। अभी डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, हैव्स एंड हैव नोट्स का गैप है, डिजिटल डिवाइड है। रूरल एरिया छोड़ दो, बैंगलोर जैसे शहर में मैं देखता हूँ, मैं अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल अभी बैंगलोर में हूँ। जब मैं ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ भी इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। कुछ एरिया में ऑब्वियसली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम्स हैं, कि कुछ एरिया में जैसे है कि वहाँ आपको मोबाइल सही तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि सिक्योरिटी वाले बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इंस्टॉलेशन यहाँ हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ऐसे जगह हैं कि आपको प्रॉब्लम है। तो जो डिजिटल डिवाइड है, आपका प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, और बहुत सारी चीज़ें साइबर फ्रॉड्स हैं। अब बहुत सारे जो लिंक भेजे जा रहे हैं उसको अनजाने में कोई आपका फ्रेंड समझ करके आप सोचते हो कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड होगा, आप उससे के चंगुल में फँस जाते हो। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उनको देखना है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। अब ये देखो, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट यदि देखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं है, जैसे ये टॉपिक को बहुत बार लोगों ने समझ लिया, कुछ कैंडिडेट्स थे, कि सिर्फ इंडिया के केस में ही नहीं समझना है कि ग्लोबल पीस जो है विश्व शांति और राष्ट्रीय रक्षा बजट। तो ये एक्चुअली में ऑब्वियसली है, इंडिया के केस में आप चीज़ों को प्रेज़ेंट करोगे, लेकिन और अदर इंडिया के अलावे भी इनको थोड़ा-थोड़ा आपको इश्यू को हैंडल करना है। नेक्स्ट आपका है ट्राइबल रेसिस्टेंस एंड कॉलोनियल रूल। अब ये देखो, जो आपका इंडिया का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और स्पेसिफिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल है, तो ये जो क्या है कि ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, ये क्या है, आपका फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट। इनफैक्ट जैसे देखा जाए तो ये जो कंटेक्स्ट आया, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जिनको भगवान बिरसा कहते हैं, उनके जन्मदिन पे के अवसर पर झारखंड का भी देखो एस्टेब्लिशमेंट वहीं हुआ, और वहीं के एक्चुअली वो थे उलिहातू, जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया, तो इस वजह से एक्चुअली वो टॉपिक न्यूज़ में था, तो इसकी वजह से आया। तो अब
आया एक तरह से नेम जो बिरसा मुंडा के तौर पर, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइबल रेसिस्टेंस हुए, ट्राइबल जो अपराइजिंग हुए हैं, उसके संबंध में आपको जो है ये देखना था। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये देखा जाए तो ज्योग्राफी के कोर टॉपिक एक तरह से ये एनसीईआरटी वगैरह या ज्योग्राफी के बेसिक्स को आप जानते हो, पेपर 1 पे ज्योग्राफी पे कमांड जिनका है वही इसको अच्छा लिख सकते थे। इस बार भी देखो जो एसे में काफी डाइवर्सिफाई किया है, डाइवर्सिफिकेशन काफी है, और ये कुछ टॉपिक्स जो थे वो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड थे ऑब्वियसली। जैसे ट्राइबल रेसिस्टेंस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने चीजों को देख रहे थे, लेकिन पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरह से बियॉन्ड स्कोप था, बट पूछा गया। अब यही टॉपिक पे जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन का महत्व जो है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक तरह से पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोगों ने चीजों को देखा, लेकिन पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं देखा। फिर आपका इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस, भारत में जो अंग्रेजी है, व्यतिक्रम और भिन्नता, ये देखा जाए तो इस ईयर का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक था। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हम इन चीजों को आगे इसको डिस्कस करूंगा मैं इनको। नेक्स्ट आपका फिर ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये देखा जाए तो ये भी देखो ट्राइबल कल्चर पे ये और ट्राइबल ये, तो ट्राइबल पे दो टॉपिक एक तरह से आया। अब ये भी एक तरफ से क्या है, इंग्लिश जो है एक ये में लिटरेचर के संबंध में, या इसको एक तरह से इसको भी जोड़ सकते हो कोलोनियलिज्म के संबंध में। जैसे ये देखो कोलोनियल है, इसको भी इंग्लिश क्या है, कोलोनियलिज्म के कारण ही आपके पास इंग्लिश आया। तो इंग्लिश ने ठीक चीजों को किया या फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको देखना है। यदि हम आर्गुमेंट राइटिंग देखें, देखो जो इसमें आपके एससी वाले में तो आपके पास चॉइस है कि कोई टफ टॉपिक है उसको आप छोड़ सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्लस उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जिसको हिंदी में आप इंग्लिश में कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो तो हिंदी में कर सकते हो, कुछ को हिंदी में नहीं कर रहे हो तो इंग्लिश में कर सकते हो। लेकिन जो आपके अब जो पार्ट शुरू हो रहे हैं, यानी पार्ट बी में ये है, ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी करके नहीं डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो होता है कि आपके पास एक तो चॉइस नहीं होता है, जो भी टॉपिक पूछा गया है उनको आपको लिखना है, और जब दोनों को लिखना है तो आपको सबसे पहले है समझ स्केच चाहिए, और इसकी हिंदी भी नहीं दिए हुए हैं कि आप समझोगे, तो खास करके जो यहाँ बहुत बार हिंदी मीडियम वाले के लिए दिक्कत होता है। तो ये आपका क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द क्यूरिकुलम। अभी देखो क्लासिकल लैंग्वेज पे इस बार ऑब्वियसली ये बाद में अभी हाल में हुआ है आपके एग्जाम के 24 एग्जाम के बाद ये चीज कि अभी जो 5 मोर लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया जा रहा है। इसके पहले हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, तो अब ये क्लासिकल सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, लिटरेचर के संबंध में। तो लिटरेचर भी ऑब्वियसली है लैंग्वेज का पार्ट है, तो उसके संबंध में ठीक है। तो इसमें 4 एट अगेंस्ट जो दोनों है। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, ये टॉपिक देखो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे टॉपिक था, ये कपल ऑफ ईयर्स में चेंज करके थोड़े थोड़े ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट में था वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। अब वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन का मतलब ये है, एक्चुअली देखा जाए तो 2024 का इलेक्शन हुआ, लेकिन एग्जैक्ट ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 2024 पर ही लिखना है। तो इन जनरल जो है और भी चीजों को आपको कंसीडर करना है। 24 का जो इलेक्शन है दैट्स फाइन, वो मेजोरिटी ऑफ 24 वाले को ही कंसीडर करना है, लेकिन और इन जनरलाइजेशन आपको उसको कंसीडर करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ वार विक्टिम्स, ये एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा जो एक तरह से माइग्रेशन है, और फोर्स्ड माइग्रेशन जो एक तरह से कह सकते हैं माइग्रेशन का प्रॉब्लम। तो जो वॉर वगैरह के कारण जो वॉर विक्टिम होते हैं, बहुत बार चीजें हमें लगती है ना कि दुनिया में आप हम बहुत बार जीवन से शिकायत रहता है कि हम ये जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बार बोलता हूँ, ऑब्वियसली बात है कि बीइंग मिडिल क्लास फैमिली, जब आप कुछ करना चाहते हो और वो चीज़ अचीव नहीं हो पाता है तो आपके फैमिली में कभी कभी निराशा होती है। और खास करके उन पेरेंट्स का दर्द को समझना, यदि आप में से कोई ऐसे सिचुएशन में हो कि जब मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा अच्छा जॉब प्राप्त करता है और उस जॉब को छोड़ देता है, तो पेरेंट्स की पीड़ा जो होती है एक बहुत अलग टाइप का होता है। मेरे पेरेंट्स भी उस चीज को फील करते हैं। आई एक्सेप्ट कि ऑब्वियसली है ड्यू टू मी समटाइम दे फील कि ये एक तरह से सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली मैं अपने तरीके से अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि देखिए आपके पास फ्रीडम है, जीवन हमारी बहुत अच्छी है, हमारे पास हम रिफ्यूजी नहीं हैं, हम अ, अपने घर से बेघर नहीं हैं, हमारे पास हम जिस एरिया में रह रहे हैं जहाँ
वॉर की समस्या नहीं है, इंसर्जेंसी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन लोगों को ध्यान करो जिनके पास आप नादिया मुराद का नाम सुना होगा, जो 2018 में जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। उनके साथ आईएसआईएस ने क्या किया कि अच्छे सेक्स स्लेव बना करके रखा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन। आपने मलाला यूसुफजई जिनको नोबेल प्राइज कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मिला शेयर की, तो समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों को क्या आज भी देखो, रोहिंग्या से लेकर के बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम्स और बहुत सारे एरिया में प्रॉब्लम चलते रहते हैं। इधर इजराइल देखो, फिलिस्तीन के एरिया में देखो, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन एरिया या फिर सीरिया, बहुत सारे एरिया में चलते रहते हैं। तो उसकी समस्याएं है। और वी आर लकी कि हम लोग एक ऐसे जगह में, आप में से भी ऑब्वियसली बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके एरिया में पीस नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन इन चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो इसको देखो, इस टाइप के चीज़ों को, ठीक है। तो ये है। बाकी अब जैसे और हैं, ये आपके प्रेसी हैं। तो प्रेसी वगैरह में क्या है कि यहाँ करेंट टॉपिक और ये से मतलब नहीं होता। प्रेसी में आपका क्या है, आप चीज़ों को समझो, आप उनको देखो। आप 1/3 में आपको करीब करीब लिखना रहता है, तो वह उतने को आप देखना है, आपको समझना है कि यह समय 1/3 वर्ड्स में इसको प्रेजेंट करना है। तो वो आप करोगे। ये द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज। एक और चीज ध्यान रखना, जो भी प्रेसी और रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इनको आप उस एंगल से भी देखो कि किस ढंग से वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं, किस ढंग से सेंटेंस फ्रेम करते हैं, किस ढंग से वो पैराग्राफ चेंज करते हैं, कहाँ कॉमा लगाते हैं, कहाँ डैश लगाते हैं, कहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इनमें से देखने को मिलेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखोगे। अब जैसे देखो, यहाँ वर्ड्स लिखा हुआ है, तो 450 वर्ड्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 150 वर्ड्स में आपको प्रेसी, लेकिन प्लस माइनस आपको 10% चलता है। तो यानी कि कह सकते हो 135 वर्ड्स से लेकर के 165 वर्ड्स के बीच में, एग्जैक्ट 1/3 बहुत मुश्किल होता है, खास करके जब आप एग्जाम हॉल में लिख रहे हो। जो बाद में जब आप घर में बैठ करके कंप्यूटर पे करना चाहोगे तो चीजें आसान हो जाती है, लेकिन वैसे वो डिफिकल्ट होता है। तो इसको प्रेसी है। अब इनको ऑब्वियसली है, आगे आने वाले दिनों में मैं सेपरेट सबको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बस ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बाकी इनको देखोगे, इनको ये सारे को, अब जैसे देखो, जहां जहां आप देखोगे, अब न्यूटन्स बॉयल्स मेटाफिजिकल व्यू, अब ये सारे चीज को देखोगे, फिर अब देखोगे कि जहां कहीं आपको, अब ये एग्री बिजनेस है, इसको देखो, आपका सेमी इन्वर्टेड कॉमा से ये आपका डाला हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही जहां जहां इन इन सेंटेंसेस को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, क्योंकि ये यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, कभी कभी ये हमें डाउट होता है ना कि हमारा एसे का लेवल कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट का लेवल कैसा होना चाहिए, आर्गुमेंट का लेवल, तो इन सेंटेंसेस को पढ़ो। ये आपको एक रेडीमेड फॉर्डर यूपीएससी ने दिया है। तो आप 5 ईयर का देखते हो तो आपको 10 बेल रिटेन बेल आर्टिकुलेटेड टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, उनको देखोगे। और ये शायद बहुत बार ना पेनफुल आपके लिए होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं लास्ट मोमेंट पे, जब एग्जाम होता है 1 महीने 2 महीने, सर आपको ना टॉपिक दे दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई, जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं उनको टॉपिक्स दे रहा हूँ, और आप ये सोचोगे कि बस मेरा 10-20 टॉपिक्स करके आप हो जाओगे, तो ये आप दूसरे को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। हाँ, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वेल प्रिपेयर्ड है, तो ऑब्वियसली उनको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मिलते रहता है, और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन तभी काम आता है जब आपका बेसिक सही है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अब इसमें से सेंटेंस कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये ग्रामर पहले हैं, फिर आपको इसमें सेंटेंस बनाना है, फिर आपको इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो ये 24 के थे, और अब ये 23 के। तो वैसे ये 5 ईयर्स के हैं। इसके मैं आपको पीडीएफ जिनको भी जरूरत होगा वो दे दूंगा। जिनके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अदरवाइज जिनके पास नहीं होगा, आप ये मेरे से बोलोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 23 का क्वेश्चन है। फिर ये 22 का क्वेश्चन है। तो 5 ईयर्स का इसमें से मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी हम बीच बीच में, जैसे पार्ट वाइज में हम कपल ऑफ ईयर्स में सबको डिस्कस किए हुए हैं। तो इस वजह से देखो, जैसे अब मान के चलो 21 के जब हम प्रिपरेशन करवा रहे थे, तो अप टू 2020 और 2019 को हम डिस्कस कर चुके थे। 2020 का करवा रहे थे तो 2019 तक का डिस्कस उधर कर चुके थे। तो हर बार को चीजों को देखो, और ये क्वेश्चन इनको आपको देखना है, ठीक है। ये 2020 के हैं, ओके।
सो ये 2020 में देखोगे कि जब फर्स्ट टाइम एक तरह से लॉकडाउन का, अब ये देखो इसमें कुछ टॉपिक्स उस समय के ड्यूरेशन में, तो इमर्जिंग थ्रेट्स ऑफ इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, अब ये इंटरनल सिक्योरिटी का मोर और लेस चलता रहता है। अब ये देखो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ये देखा जाए तो कोविड-19 पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा तो एक तरह से मेल फीमेल सब घर में थे, तो बहुत बार जो वायलेंस का केसेस काफी देखा गया। अब ये इसमें क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर आपका सिक्योरिंग इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, फिर आपका है पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज ए चैलेंज, फिर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन अ ह्यूमन राइट। अब फिर ये देखो सोलिट्यूड, ये आपका जो एक तरह से जो कोविड-19 पैंडेमिक में जो आपका आइसोलेशन में रखा जा रहा था, क्वारंटाइन में रखा जा रहा था, तो एक तरह से ये आपका था सोलिट्यूड ड्यूरिंग ए पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। तो ये एक तरह से उस समय के लिए ये काफी टफ टॉपिक था, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको कंप्रीहेंड ना कर पाए। फिर आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग द सोशल एलिट इज इनकंसिक्वेंशियल। इसका मतलब है कि जो फ्यू एलिट क्लास के लोग हैं उनको यदि आप सिर्फ सोशल इंपावरमेंट करते हो, उनको पॉलिटिकल इंपावरमेंट करते हो, तो उसका कंसिक्वेंसेस ये लार्ज स्केल पे नहीं होता है। लेकिन वही यदि हम मासेस अब को अवेयर करते हैं, शुरू में जो हमारी एजुकेशन है या अवेयरनेस है, अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को अपनाया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक तरह से, कि टपकन का सिद्धांत जिसको एक तरह से कहते हैं, कि जो हम ऊपर से चीजों को दे रहे हैं, एलीट क्लास को दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो करके रीच करके ये नीचे पहुंचेगा। लेकिन ऐसा एक तरह से नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो हमें मासिस को अवेयर करना है। फिर आपका ये था प्रोविजंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरी रंगन समिति का जो रिपोर्ट था उस समय डिस्कशन में था, तो उसके संबंध में फिर ये आपका जो है इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ ऑन फार्मर्स, वो जो लॉ आए थे जो फिर वापस ले लिए गए, उसके संबंध में ये पूछा गया था। तो सेम फिर प्रेसी राइटिंग, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको एस्पेक्ट्स मिलेगा जानने के लिए, जितना आपको क्वेश्चंस को बार बार आपको देखना है, इन क्वेश्चंस पेपर को करना है। मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं इन चीज़ों को ग्रामर से स्टार्ट करूंगा, बेसिक पहले टेंस आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब जब ये सारे हो जाएंगे, और इसके बाद आपको जो रेगुलर रूप से आपको होमवर्क और टास्क मिलता जाएगा। ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि यस, वो हम चीज़ें जो होंगी वो डिस्कशन मैं रेगुलर रूप से करता जाऊंगा, और फिर आपको मैं टास्क भी दूंगा एट द एंड ऑफ द डे। देखो मैं जो चार्जेज कर रहा हूँ, जो मैं आपको पैसे ये कर रहा हूँ, तो इस वजह से नहीं कि आप हमारे वीडियोस देखोगे। एक वीडियो जैसे आपका रिकॉर्ड हो जाता है, तो एक देखो या 1000 देखो, उससे रिकॉर्ड करने वाले को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चार्जेज हैं वो उस चीज़ के लिए कि मैं पर्सनल आपको जो गाइडेंस एक तरह से दे रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है कि आपको जब पर्सनल गाइडेंस मिलता है तो एडवांटेज होता है, मोटिवेशन वगैरह की भी जब कभी ज़रूरत होती है तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। हमेशा ध्यान रखो कि आप इंडिया के बेस्ट ब्रेन से फाइट कर रहे हो, तो अचीवमेंट्स भी बहुत है। यदि एक बार आज के डेट में सोशल मीडिया के टाइम में जब हमने असिस्टेंट कमांडेंट हमने बना तो कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आया ना, हमारी इंटरेस्ट थी, और आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों को जो एक तरह से मैं असिस्टेंट कमांडेंट या बहुत सारा चीज़ अब एक तरह से ठीक है, चलो ऐसे एडवर्टीजमेंट के तौर पे मान के चलो। और ऑब्वियसली है, मैं एडवर्टीजमेंट कहीं पेड एडवर्टीजमेंट अभी फिलहाल नहीं कराता हूँ। एक समय था जब हम लोग प्रयागराज में थे, तो पब्लिक ये जो पेड एडवर्टीजमेंट भी कराते थे बहुत सारे चीज़ों में, तो ऑब्वियसली पैसे उसमें लगते थे। लेकिन आज के डेट में चलो मैं इस वजह से भी लिखता हूँ कि हाँ चलो मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें कि चलो एक तरह से ऐड के तौर पे। अदरवाइज देखा जाए तो उस टाइम कोई हमारी इंटरेस्ट भी नहीं थी कि असिस्टेंट कमांडेंट बन गए तो बन गए, चलो ठीक है। लेकिन आज की डेट में मैं रेगुलर रूप से कैंडिडेट्स को देखता हूँ कि न्यूज़पेपर में आता है, डिफरेंट सोशल मीडिया में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आती है। तो खास करके जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में हैं या लोअर लेवल स्टार्टअप ऑफ सोसाइटी हैं, तो जीवन एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो आपको दुनिया आपकी दुनिया को बदल देती है। जो लोग हजारों रुपए के लिए किसी की ओर मुंह देख रहे थे, या आपके पेरेंट्स ने, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मजदूरी कर रहे हैं, जिनके किसान हैं, छोटे किसान हैं या कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टली थोड़ा सी मेहनत एक्स्ट्रा करते हो तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आप अपने फैमिली का लाइफ चेंज कर सकते हो। और नॉट ओनली योर लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ, आप दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हो।
कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जिनके पेरेंट्स, जिनके फैमिली मेंबर, जिनके गार्जियन, जिनके एल्डर ब्रदर, सिस्टर या और कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, वो ऑलरेडी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वेल स्टेब्लिश्ड पर्सन होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या अपना इंडिपेंडेंट उनका बिजनेस है, कुछ चीजें हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए शायद ये बहुत बड़ी चेंज नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं पर्सनल लेवल पे, आप जानते होंगे, जिनको सिलेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिनके फैमिली मेंबर में कोई एक यदि अच्छे जॉब प्राप्त करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भलाई नहीं करता है, वो सोसाइटी के लिए भी एक गुड जेस्चर के लिए, गुड सिंबल के रूप में देखा जाता है कि यस, इनको देखो ये स्ट्रगल। कभी कभी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पेरेंट्स जो है इस जॉब से बेटर जॉब में है, तो उनको उतनी खुशी नहीं होती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है हर के बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो खुशी होती है, लेकिन किसी लोग को बहुत ज्यादा खुशी होती है। कभी कभी पूरे गांव में एक तरह से वो गांव में पूरे आसपास मोहल्ले में बहुत इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स वगैरह जो भी होता है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे कर सकते हैं मैसेज। और ऑब्वियसली एफर्ट आपको लगाना है, आपका जो अपना एफर्ट होगा वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। और बाकी चीजें हम अपडेटेड रहेंगे, अपडेट करते रहते हैं बीच बीच में जहां भी पॉसिबल होता है। ओके, थैंक यू।